हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी पेटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को प्रेस के लिए जिससे हम जब भी अपनी नई क्लास अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे देखिए, हम रेगुलर बेसिस पे आपको पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। आपकी जो सब्जेक्ट वाइज क्लास थी वो खत्म हो चुकी है, उसकी हमने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दिया और आपको उसको अटेंड कर सकते अपनी तैयारी जो है उसको पूरी कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। उसके बाद आपकी जो सुबह वाली प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके जीके जीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और इस पर देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उस पर ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ध्यान, 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को ध्यान से देखिए और उसको अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जिसको बोलते हो, आपका और भी ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, उस पर आंसर देने की कोशिश की आप सभी लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। पहले पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो आपका 1876 ईस्वी में पारित हुआ था। जो ऑप्शन में आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने पारित किया था, तो वायसराय लिटन ने पारित किया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। दूसरे भी देखिए, ध्यान से आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर का ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, बताइए, आपको बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया गया तो देखिए WC है, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जो आपको बताया गया है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। जो ऑप्शन आपका आपका बी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा पूछा गया, इस पे आंसर दिया, आप सही कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और साथियों आंसर देते हुए चलिए आप सभी लोग। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। भूदान आंदोलन आपका किसने प्रारंभ किया था। और क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भूदान आंदोलन की बात करो तो आपका विनोबा भावे ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जो यहाँ पे ऑप्शन में बी देगा आपका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे बताइए आप सही का सही उत्तर। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा आप सभी लोग सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड की बात करें तो आपका देखिए, काकोरी लूट कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखिएगा, काकोरी नामक स्थान पर। इस कांड में आपके अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़िया के साथ आपके 6 अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन को लूटी थी। भगत सिंह इस कांड में शामिल नहीं थे, याद रखिएगा, भगत सिंह इस कांड में शामिल नहीं थे। जो ऑप्शन में आपका ए दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इस पे बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सुबंध, अ, घटपड़, छपड़ांक, विरसेन, इन सभी में क्या समानता है, बताइए। बताइए। सुबंध, घटकपड़, छपड़ांक, विरसेन, इन सभी में क्या समानता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग।
तो ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका यहाँ पे सी दिया गया, देख लीजिए आपका राइट हो जाएगा। सुबन, घटकपड़, छपड़ांक, वीरसेन, ये सभी के सभी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे में आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा और बताइए आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों। वर्ष 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट थे, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो किंग्स फोर्ड पर। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर ध्यान से पढ़िएगा और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। अवध कृषक आंदोलन का नेता आपका कौन था, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर का ये दिया गया आपका सही उत्तर, ध्यान से देख लिए। बाबा रामचंद्र आप अवध कृषक आंदोलन के नेता। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताइए आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अहिंसा, ब्रह्मचार, व्यवसाय या सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के विचारों को गांधी दर्शन कहा गया है। इसके अंतर्गत देखिए आपका अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह को स्थान दिया गया, लेकिन गांधी जी का मानना था कि आर्थिक तथा सामाजिक मान्यता राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है। उनके दर्शन में व्यवसाय का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन का यहाँ पे सी दिएगा आपका सही हो जाएगा। गांधीवादी दर्शन में आपका व्यवसाय नहीं आता। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवे पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है, बताइए। हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता आपसे जो पूछा है, बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के आपके रचयिता हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान से देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र है अंधेरी नगरी जो नाटक है इसके रचयिता। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वें बताइएगा सही उत्तर क्या। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था, बताइए। श्रीरंगम श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था। इसको आपका मैसूर का भी युद्ध कहा जाता है, कभी कभी मैसूर का युद्ध पूछ लेगा तो वो याद रखिएगा। तो इसमें आपका अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है, जो अपने आपका आप सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 11वें आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, बताइए। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो ब्राजील का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार पे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है, बताइए। ड्राकेंसबर्ग पर्वत आपका निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, श्रीलंका में। ड्राकेंसबर्ग की बात करें तो आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है आपका। ऑप्शन में आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला, और इसकी बात करें आपका तो 3475 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 पे बताया आपसे का उत्तर। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बताया गया आप सभी को। निम्नलिखित में से वह
निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो देख लीजिए, जो बुध है इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह सौरमंडल के ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा, एवं सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि सबसे नजदीक वाला आपका ग्रह है। मंगल के ग्रहों की बात करें तो इसके दो ग्रह हैं आपके। बृहस्पति की बात करें तो इसके 67 यानी कि 67 उपग्रह हैं। और पृथ्वी की बात करें तो अपना एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 बताइए आपसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सिलवासा राजधानी है किसकी? सिलवासा राजधानी है किसकी, बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। तो सिलवासा जो है अरब सागर के पास स्थित शहर है, जो केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर एवं नगर हवेली की। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 पर बताया सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है, बताइए। निम्न में से कौन सी मिट्टी आपकी कपास के खेती के लिए आदर्श यानी कि उपयुक्त है, बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो काली मिट्टी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया, जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, तो जो ऑप्शन आपको सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। और काली मिट्टी की जगह आपका कभी रेगुड़ मिट्टी भी पूछ लेगा, तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, छठे पेन से दिया आपसे, सॉरी 16वें पेन से दिया आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ट्रिप्स किससे संबंधित, किससे किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। ट्रिप्स जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ट्रिप्स की बात करें तो आपका बौद्धिक संपत्ति अधिकार से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका सही उत्तर जाएगा। ध्यान से देख लिया, टिप्स किसके साथ जुड़ा है, तो बौद्धिक संपत्ति अधिकार से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर पे आंसर दीजिए, आपसे का सही उत्तर क्या होगा। कौन सी संस्थाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है, बताइए। कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है। कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वितरण का केंद्र हो जाएंगी, तो आपकी आर्थिक संस्थाएं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, आर्थिक संस्थाएं जो होती है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र होती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथ ही ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंसर देते हुए चलिए आप सभी लोग। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया था, बताइए। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम आपका कब बनाया गया था। 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। तो वर्ष 2003 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम आपका 2003 में बनाया गया था, याद रखिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। विषय बताइए, आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता की बात करें तो आपका क्र- क्रमवाचक उपागम और गणना गणनावाचक उपागम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आपका एड्रेस हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु अथवा सेवाओं के उपभोग में इकाई वृद्धि होने से प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे हारसमान सीमांत उपयोगिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का संबंध आपका क्रमवाचक उपागम तथा गणनावाचक उपागम दोनों से है। सीमांत उपयोगिता को क्रम में आधार पर व्यक्त करना क्रमवाचक उपयोगिता कहलाता है। गणनावाचक उपयोगिता की मान्यता है कि इसमें उपयोगिता के स्तर पर संख्याओं
स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वें पे आंसर दीजिएगा आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है, बताइए। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार आपको किसके पास प्राप्त है, बताने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका वित्त मंत्रालय के पास। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने एक के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के एक गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 पे आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी कब हुई थी, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो आपको 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे बताइए आप, सही का सही उत्तर क्या होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपकी 21 वर्ष। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत एवं चुनाव में मतदान देने की आयु आपसे पूछा जाएगा तो आपका 18 वर्ष हो जाएगा, और सदस्य बनने की आयु पूछा जाएगा तो आपका 21 वर्ष। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पे आंसर दीजिएगा आप, सही का सही उत्तर का। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है किससे, बताइए। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी को पढ़ाया गया है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आपका दिया है केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया था। इस मामले में न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के संशोधन का एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 पे आंसर दीजिएगा आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों आंसर देते हुए चलिए दोस्तों। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, बताइए। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है, बताएं कोशिश के, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पे आंसर दीजिएगा आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, बताइए। यह कौन निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो आपका लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 पे आंसर दीजिएगा आप, सही का सही उत्तर का। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है, और शरीर को इस तरह उपयोग करना क्या कहलाता है, बताइए। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है, और शरीर को इस सतह का उपयोग करना आपका क्या कहलाता है, तो संवाहक कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, संवाहक कहलाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 पे आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र क्या हो जाता है, बताइए। जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब क्या रंध्र का क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तब रंध्र आपके खुलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ए दिया गया आपका सही उत्तर जाएगा। जाइलम उत्तक के माध्यम से पौधों में जल की आपूर्ति होती है, याद रखिएगा। जाइलम जो उत्तक होते हैं उनसे जो पौधों में हो जल की आपूर्ति होती है, और जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होते हैं तब आपका जो रंध्र होता है खुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे आंसर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या होती है, बताइए।
विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति के श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या होती है? विरामावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन की जो दर होती है 12 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर आ जाएगा। और जबकि शिशुओं में बात करें तो आपका 44 प्रति मिनट होता है, तथा नवजात शिशुओं में यह आपका 6 प्रति मिनट तक हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए, आपका 29 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सही सही सभी लोग इसका सही उत्तर क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया, आपका अटेंशन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 30 नंबर पे आंसर दिएगा। आखिरी क्वेश्चन इसको बताने की कोशिश की आपसे, सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, बताइए। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आपका सदैव कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वर्चुअल। ठीक है, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे भी दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आपका सदैव आभासी यानी कि वर्चुअल होता है, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, और वह नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकती हैं, याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो सीपीटी की तैयारी करें उनकी भी मदद हो जाएगी। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।